नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। और इस विशेष कार्यक्रम में हम हर रोज बात करते हैं किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन से होने जा रहा है। तो दो द्वीपों के समूहों से मिलकर बना अंडमान और निकोबार भारत का द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जंक्शन पर स्थित है। दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। दोनों द्वीप समूहों में 572 द्वीप आते हैं, जिनमें से अंडमान के 325 द्वीप और निकोबार के 247 द्वीप हैं। इनमें से 38 जो हैं वहां पर जिंदगी आबाद है यानी बसे हुई है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा बनाया गया और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। द्वीपों का समूह अंडमान और निकोबार कमांड की मेजबानी करता है, जो भारत की सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा भौगोलिक कमान है। यहाँ की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली और हिंदी। इसकी आधिकारिक भाषा है तमिल, तेलुगु, मलयालम और निकोबारी। अन्य भाषाएं भी हैं जो अंडमान और निकोबार में बोली जाती हैं। देश के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से ये एक है, क्योंकि यह प्राकृतिक परिदृश्य, समुद्र तट, स्नॉर्कलिंग और समुद्री खेल के लिए फेमस है। इसके साथ ही सेल्यूलर जेल, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कार्बिन्स कोव, वंदूर बीच, फॉरेस्ट म्यूजियम जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी यहीं पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार साल 1967 में लोकसभा चुनाव कराए गए थे और शुरुआत से इस लोकसभा सीट पर पहले तो कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा। तब से लेकर 1999 तक कांग्रेस ने यहां पर अपनी एक मजबूत पकड़ कर बनाए रखी। इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मनोरंजन भक्त 8 बार लोकसभा चुनाव जीतकर आ चुके हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब तक 14 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 11 बार तो कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा 95,308 वोट लेकर सीट पर काबिज हुए थे, जबकि बीजेपी के विशाल जॉली को 93,901 वोटों के साथ दूसरा स्थान मिला था। खास बात यह भी है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर सिर्फ 1,500 वोटों से भी कम था। हालांकि साल 2014 में बीजेपी के विष्णुपद रे करीब 7,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी उन्होंने। तो करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजनीति पर आज विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ आंकड़ों पर और उसके बाद जुड़ेंगे आज के खास विशेषज्ञ मेहमानों से भी। तो सबसे पहले अगर आंकड़ों में बात करें जनगणना जनसंख्या की, तो जनसंख्या की बात में 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां पर 3.81 लाख जनसंख्या थी 2011 में। पुरुष 2.02 लाख और महिला 1.77 लाख। ये मैं फिर से बता दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े हैं, उसके बाद जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का औसत दर साक्षरता में देखिए 86.63, काफी ज्यादा। राष्ट्रीय औसत 72.98 यानी करीब करीब 73% से। पुरुष इनमें 90.27% साक्षर हैं और महिला 82.43% साक्षर हैं। तो साक्षरता की दर काफी ऊंची अंडमान निकोबार द्वीप समूह की औसत दर से। और अब बात कर लेते हैं मतदाताओं की संख्या। ये कुल मतदाता जो हैं 3.12 लाख, जिनमें पुरुष 1.62 लाख, महिला 1.49 लाख और थर्ड जेंडर के भी 3 मतदाता यहां पर हैं। हालांकि अंतिम सूची अभी आनी बाकी है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हो और कुछ सुधार हो। तो ये कुछ आंकड़े थे और ये प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एआईएडीएमके और सीपीआईएम। इनमें मुख्य तौर पर 2 पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को इन दिनों मिल रहा है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ रह सकता है कि ये 2 पार्टियां प्रमुख रूप से रहेंगी। तो अंडमान निकोबार में क्या है समीकरण और क्या रहा है इतिहास,
इन सब को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पी पुल्लाराव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका। और हमारे साथ साथ में जुड़ रहे हैं चक्षु रॉय जी, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत चक्षु जी इस खास प्रोग्राम में। मैं शुरुआत पी पुल्लाराव सर से करता हूं। सर, अंडमान निकोबार के अगर चुनावी राजनीति को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम समझें तो अभी जैसे कि हमने बताया कि ज्यादातर समय में तो वहां पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां से सीट निकाली है, बात 2014 की है। और इस बार भी वहां पर जो है वो कई पार्टियां तो हैं, लेकिन क्या हम ये मान के चला कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही इस बार भी होनी है? ऐसा है, अभी पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी का प्रभुत्व का गवर्नमेंट अंडमान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वह बहुत फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली अंडमान भारत देश के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो गया जी। हम देख रहे हैं अभी अंडमान का इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। लोग सारा देश में वहाँ जा रहे हैं काम के लिए। पहले 20 साल तक पहले वो अंडमान में ज़्यादा लोग बंगाल से आए और तमिलनाडु से है। अब हर जगह भारत देश से जा रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। ये विजिबिलिटी भी अभी बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ अभी नेक्स्ट इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी जी का इमेज का इम्पोर्टेंस होते है एक साइड में, और दूसरे साइड में अपोजिशन पार्टीज भी स्ट्रांग है। सो इमेज का इम्पोर्टेंस है, क्यों है वो दूर है, मेनलैंड भारत देश से दूर है, लेकिन वो यहाँ क्या हो रहे हैं वो सारा वॉच करते हैं। और सिक्योरिटी का भी बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ। वो भारत देश के नज़दीक में नहीं है, थोड़ा दूर है, इंडोनेशिया के पास है, बर्मा के नज़दीक है। सो भाई नेशनल सिक्योरिटी को भी वह ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लोगों, एजुकेटेड पीपल। एंड मेन स्ट्रीम इंडिया से वोटिंग पैटर्न भी इमर्ज हो रहे हैं अभी। 2 पार्टियां है, कांग्रेस है, पहले बीजेपी 20-30 साल का पहले नहीं, अभी डेवलप हो गया। सो हम बड़ा टाइट फाइट होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमेज अच्छा है। सो कितना दूर जाएगा वह इमेज, काम करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, तो चांसेस अच्छा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर चांसेस अच्छा है, और जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, उसका असर दिखाई पड़ेगा। चक्षु रॉय जी, हाल के दिनों में अगर देखें तो विकास के काम में अंडमान निकोबार कितना फोकस में रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। जी, 2-3 चीज़ें अंडमान और निकोबार के ऊपर उभर कर आती हैं। जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही थी कि अंडमान और निकोबार देश का एक इकलौता यूनिफाइड कमांड है, जिसका मतलब ये है कि वायुसेना, नौसेना और जो हमारी थल सेना है उसका एक इंटीग्रेटेड कमांड अंडमान और निकोबार में है। तो जो उसका स्ट्रेटेजिक, जो राव साहब भी कह रहे थे, जो उसका स्ट्रेटेजिक महत्व है वो काफ़ी सारा है। एक चीज़ और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जब हम अंडमान और निकोबार के बारे में सोचते हैं, तो अंडमान और निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, जिसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार का उसके गवर्नेंस के ऊपर पूरा अधिकार रहता है। तो जो डेवलपमेंट की बात है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तीसरी बात आई कि जो अंडमान और निकोबार में अब तक जो चुनाव हुए हैं, तो आपने अपनी ओपनिंग में कहा था भाई 1967 के बाद यहाँ से लोकसभा के सदस्य डायरेक्टली वहाँ पे चुनाव से चुनकर आते हैं। उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ से एक संसद सदस्य मनोनीत किया जाता था, उसके बाद से चुनाव से आ रहे हैं। एक जो अच्छा जो समीकरण की बात है कि यहाँ पर जो वर्चस्व था वो काफ़ी सारे मनोरंजन भक्ता जी का था। 8 बार वो जीत के आए थे, 2 बार बीजेपी से भी एक संसद सदस्य वहाँ से चुनकर आए हैं। और इस बार की जो टक्कर है वो जो पिछली बार जो बीजेपी के सांसद थे रे साहब, और इस बार के जो सांसद जो अभी इनकम्बेंट सांसद हैं उनके साथ है। और जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें एक चुनावी मुद्दा जो कि दोनों पार्टियों की तरफ से बार बार दोनों पार्टियों के संसद सदस्यों ने उठाया है,
और वो ये है कि अंडमान और निकोबार को अगर एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए या फिर वहां पे एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाई जाए जी, तो दोनों संसद सदस्यों ने अपने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को बार बार संसद में अपनी मांग ये उठाई है। ठीक है, हम और ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे, आप दोनों के पास लौटेंगे और बाकी मुद्दों पर भी वहाँ की क्या वहाँ की अहमियत है, किस तरह के समीकरण हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा दिखा देते हैं कि क्या कुछ वहाँ के लोकसभा का आंकड़ा है लोकसभा चुनाव से संबंधित। उसके बाद फिर आप लोगों के पास लौटता हूँ। एक सीट है, सामान्य सीट ही है, कोई आरक्षित सीट नहीं है, और अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह जो हैं उनको मिला करके ये कुल सीट 1 है। और ये 2019 के चुनावी नतीजे, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी और बड़े प्लेयर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एआईटीसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जिसे कहते हैं, लेकिन सीट पर कब्जा कांग्रेस ने जमाया था 2019 में। ये वोट प्रतिशत देखिए, कांग्रेस को 46.29 और भारतीय जनता पार्टी को 45.60%, यानी कि देख लीजिए सिर्फ जो है आप मान के चलें कि 0.69% का ही अंतर है। आम आदमी पार्टी 1.41%, बीएसपी 1.21 और एआईएडीएमके 0.40%। तो 1,500 वोटों से भी कम का अंतर था और कांग्रेस ने ये सीट निकाली थी। और वो वोट प्रतिशत के रूप में भी दिख रहा है कि बिल्कुल करीब करीब आप मान के चलें 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में। और वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो 1,500 से भी कम का अंतर रहा था और कांग्रेस ने ये सीट निकाल ली थी। राव सर, जो ये सीट है इसको कांग्रेस ने पिछली बार निकाल ली थी। एक तो पहली बात ये कि बड़े ही कम मार्जिन से निकाली थी। दूसरी बात ये कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार वहां लड़ी थी, इस बार लड़ी नहीं रही है। इसकी क्या वजह है? अभी वहाँ इंडिया अलायंस हम देखने पड़ेगा। ये एक कैंडिडेट आ रहे, इंडिया अलायंस का पार्टनर है टीएमसी और आम आदमी पार्टी। अभी क्या स्टैंड वहाँ हो जाएगा वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आया। सो इसमें डिपेंड होते हैं, 1-to-1 फाइट हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी भी और टीएमसी ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। क्यों है, यह एग्रीमेंट्स ऐसा चल रहे हैं। टीएमसी बंगाल में कांग्रेस से लड़ाई कर रहे हैं लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में है। तो 1-to-1 फाइट हो। मैं एक पॉइंट चक्षु राय साहब बताया ऐड करने चाहिए। अंडमान का आगे दिनों में बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्यों है, भारत देश का इतना, हमारा सारा भारत देश और लक्षद्वीप का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हमको 6.5 लाख स्क्वायर माइल्स है। सिर्फ अंडमान को नियरली हाफ शेयर है। 30 लाख स्क्वायर माइल्स का इकोनॉमिक जोन है। इतना छोटा द्वीप है, इसलिए ये आगे दिन में बड़ा कंपटीशन भी हो जाएगा, बिजनेस डेवलप हो जाएगा, ओशन का डिपेंडेंट का इंडस्ट्रीज हो जाएगा, सारा लोग जा रहे। ये कॉस्मोपॉलिटन इलेक्ट्रेट आगे दिन में आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ सारा भारत देश में सारा ओपिनियन आ रहे हैं। पहले डीएमके भी एक रोल होते हैं, वहाँ एडीएम के भी वोटर्स हैं, सब कम हो गया। तो भारत देश से सारा एरिया से लोग वहाँ जा रहे, सेटल हो रहे, काम कर रहे, अपॉर्चुनिटीज है। सो इस बार मैं पहले भी बताया, मैं सोच रहा हूँ जी बीजेपी का पूरा एडवांटेज है। क्यों है, नरेंद्र मोदी जी का इमेज के बारे में अंडमान को इस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वैसा बताया ऐसा। इसलिए मैं मेन लैंड में एक बड़ा सिटी में दिल्ली में इलेक्शंस कैसा हो रहे हैं, वहाँ भी ऐसा टेम्परमेंट, ऐसा एटीट्यूड से आगे इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। और साथ में चक्षु जी, जिस तरह से कि पिछली बार सिर्फ 1,500 से भी कम का अंतर रहा था और इस बार हम जैसा कि देख रहे हैं, पहले भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल चुकी है। तो क्या ये कहा जा सकता है इन आंकड़ों को देख करके कि जिसे कहते हैं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है? ऊंट की तो खासियत ही ये है कि किस करवट बैठे और किस करवट उठे। ये ऊंट के और उस पे और
यहाँ जो एक जब आप आंकड़े बता रहे थे तो 2-3 चीजें बड़ी अच्छी उभर कर आई। एक ये कि जो ये 1500 का जो मार्जिन है ये इतना टाइट है, खासकर लोकसभा चुनावों में। जी जी जी। और ये एक ऐसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आंकड़े ये दिखाते हैं कि जो वोटर टर्नआउट है वो काफी हाई है। तो और एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोटर टर्नआउट काफी बड़ा होता है और एक 2 पार्टी कॉन्टेस्ट होता है तो ऊंट किस करवट उठे, किस करवट हवा बदल जाए, ये कभी भी बदल सकता है। पहले राउंड में बदल जाए वोटिंग के, दूसरे राउंड में बदल जाए। बट हमें इन चीजों से कुछ और चीजें थोड़ी सी उभर के आती हैं। एक ये आती है कि काफी सारा जो हमारा देश है जहां पर मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट होने लगा था, तो धीरे धीरे वो मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट यहां पर भी आया था, बट अब उसका एक थोड़ा सा हम रिडक्शन देख रहे हैं कि अभी 2 ही बड़ी पार्टियों का कॉन्टेस्ट होगा। पहला लेकिन एक बात जब वोटर की संख्या, ठीक है कि ये एक लोकसभा चुनाव है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वोटर की संख्या 3 लाख के आसपास या उससे थोड़ा सा कम ही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो 1,500 का मार्जिन है ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, या लगता है कि नहीं 3 लाख जहां वोटर हो, 2.25 लाख, या मान करके चलते हैं अगर 80% वोटिंग हुई होगी तो मान लेते हैं कि 2.5 लाख लोगों ने वोट डाले होंगे करीब, तो उसमें 1,500 का मार्जिन फिर भी कम ही कहा जाएगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि जहां पर 1,500 वोट का मार्जिन होता है वहां पर कांटे की टक्कर रही होगी, तभी इतने सारे उसमें सिर्फ इतना ही मार्जिन रहा था। और जब कांटे की टक्कर ये होती है तब मुझे ये लगता है कि ऐसे वाले कंटेस्ट में 1,500 से जीतना या 1,500 से हारना, हम लोग एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, चाहे आप 1 वोट से जीते आप जीते माने जाते हैं। बात तो सही है, बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि वोटर्स निकल कर आए, ठीक है, और दोनों पार्टियों के पास एडिक्वेट सपोर्ट था। ये बस हुआ कि उस बार एक कोई पार्टी जीत गई जी। बट आप ये एक बात सही कह रहे हैं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1,500 का मार्जिन मुझे लगता है कि उतना शायद मायने ना रखता। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांटे की टक्कर थी 2019 में, लेकिन 2014 में कांटे की टक्कर नहीं थी और उस बार मार्जिन ज्यादा था। तो उससे जुड़ा हुआ कुछ आंकड़ा दिखा लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। तो साल 2014 की बात हो रही है कि 2019 से उलट था साल 2014, और उस चुनाव में देखिए इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया था। और जो मार्जिन था, जो हम बता रहे थे कि 2019 में तो 1,500 का मार्जिन था, लेकिन 2014 में ये मार्जिन 7,000, करीब 7,000 वोटों का था। तो ये वो उस समय का वोट प्रतिशत देख लीजिए, वो आपको वोट प्रतिशत में भी अंतर दिखाई पड़ जाएगा। 48.21 भारतीय जनता पार्टी, 44.11 कांग्रेस, यानी 4% से भी ज्यादा का अंतर। आम आदमी पार्टी 2%, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 1.20% और सीपीएम 0.91%। तो ये अंतर दिखाई पड़ रहा है वोट प्रतिशत में भी, क्योंकि जो अंतर था वो 7,000 से ज्यादा वोटों का था। राव सर, आपने हाँ, एक तो आप अपनी बात जोड़िएगा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले सवाल के जवाब में आपने एक बात कही थी कि किसी जमाने में वहां पर डीएमके और एआईएडीएमके का अच्छा वोट प्रतिशत होता था, अब क्यों नहीं है? कौन से ऐसे फैक्टर्स? भाई एक पॉइंट आपकी पहले बोला, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी का अंडरस्टैंड हो सकती है, लेकिन यह एक छोटा सा स्टेट है। हाँ, 4% वोट आ जाएगा, नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए वो बेनिफिट होती है। इसलिए हाँ, आप आम आदमी पार्टी, टीएमसी एक कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी एंड कांग्रेस भी है, ये वहाँ ये छोटा सी वोट वो 5,000 8,000 आ जाएगा, 4% के ज़्यादा आ जाएगा। नेशनल पार्टी स्टेटस क्लेम करने के लिए 4 स्टेट चाहिए, वो मौका आ जाएगा। तो हम देखने पड़ेगा कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी वो क्या करेगा। ऐसा वोट इसमें आम आदमी पार्टी तो खैर राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन हाँ, जो 2-3 और पार्टियां हैं, टीएमसी है, बीएसपी है, उन लोगों के लिए आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए, हाँ, स्टेटस मेंटेन करने के लिए आम आदमी पार्टी का यह 10-15 हजार वोट आ जाएगा उनका। लेकिन इस बार तो लड़ ही नहीं रहे, इस बार तो आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं रही है, चल रहे। हाँ, अच्छा, आप डीएमके और एआईएडीएमके पर आइए कि उनका वोट प्रतिशत क्यों कम हो गया? नहीं है, और बाहर से बहुत लोग आया। हाँ, वो 20-30 साल का पहले वहाँ ज्यादा तमिलियंस आए और लोग केरला से आए, वहाँ चला। डीएमके का उस समय बड़ा स्ट्रेंथ है,
और वो एथनिक बैकग्राउंड से भी एमपी हुआ। अभी चेंज हो गए, सारा देश से जा रहे। और एक पॉइंट भी सोचने चाहिए, अभी ये इलेक्ट्रेट पे कितना लोग वहाँ फायदा हुआ, उतना लोग केम फ्रॉम आउटसाइड। अभी मेजॉरिटी बाहर से आ रहे हैं और आगे दिन में वोटर्स। और एक इलेक्शन में मैं सोच रहा हूँ 75% बाहर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में वहाँ फायदा हुआ, यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ मूव हुआ। सो वोटिंग इलेक्ट्रेट का कॉम्पोजिशन भी बहुत चेंज हुआ। बिल्कुल, ये यानी कि डेमोग्राफी जिसको कहते हैं और वोटर जो है वो काफ़ी जो है उसमें अंतर आया है। चक्षु रॉय जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि जो बात अभी वो कह रहे थे कि काफ़ी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे अंडमान निकोबार में, आगे चल कर के अंडमान निकोबार में जो बदलाव आ रहे हैं, विकास की भी बात कर लेते हैं, राजनीति और चुनाव की भी अगर उसमें समेट लें, आगे चल कर के आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? दो तीन चीज़ें काफ़ी साफ दिख रही हैं। एक चीज़ ये दिख रही है कि जो हम लोग अभी तक जब अंडमान और निकोबार के बारे में सोचते थे तो हमें लगता था कि एक टापू है, हमारे मेनलैंड से काफ़ी दूर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फोकस होना चाहिए पिछले कुछ सालों में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी फोकस रहा है। एक बड़ा विषय अंडमान और निकोबार में बिजली की समस्या को लेकर रहता है। वहाँ पर काफ़ी सारी जो बिजली है जो जनरेटर के थ्रू जनरेट की जाती है, क्योंकि द्वीप समूह काफ़ी दूर है मेनलैंड से, तो हाईवेज की काफ़ी समस्या है, बिजली की जो समस्या है उस पर। तो चाहे जो भी संसद सदस्य चुनकर आए, जो उनका जनता का प्रतिनिधित्व करने की बात होती है वो कुछ 3-4 विषयों पर रह जाती है। और खासकर अंडमान और निकोबार एक ऐसी जगह है जो कि जैसा मैंने पहले कहा था कि यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र सरकार के ऊपर अंकुश रखना, और केंद्र सरकार की ही टेरिटरी है लगभग, तो वहां से किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर केंद्र सरकार का फोकस लाना, बिल्कुल वो वहां के संसद सदस्यों में काफी जरूरी रह जाता है। एक आखिरी चीज जी, और वो ये कि अभी तक जब हम लोग ये सोचते थे तो हम लोगों को अंडमान और निकोबार सिर्फ एक लोकसभा की सीट के हिसाब से सोचते थे। बट अब अगर हम आगे वाले सालों में अंडमान और निकोबार के बारे में सोचें तो हमें यह भी सोचना रहेगा कि एक अंडमान और निकोबार जिसको देश का सिर्फ एक लोकसभा की सीट नहीं है बट देश का एक हिस्सा है, तो किस तरह से उसे देश के साथ और बखूबी जोड़ा जा सकता है, उसमें क्या कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, तो उन विषयों के बारे में भी वहाँ के संसद सदस्यों को निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। और जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि रणनीतिक तौर पर कितना अहम है, सामरिक और रणनीतिक तौर पर अंडमान निकोबार हमारे लिए, ये हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चक्षु रॉय जी और पुल्ला राव सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अंडमान निकोबार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। तो आज के शो में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, और ये रोचक तथ्य आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40% युवाओं ने इस बार मतदान के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। इतनी कोशिश के बाद भी 2019 में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले 20 में से 12 सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो राजनीति में और चुनावी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 20 सांसदों में से केवल 8 को उनकी पार्टियों ने 2024 के आम चुनावों के लिए फिर से नामित किया है, जबकि बड़े मार्जिन से जीते थे ये लोग फिर भी। तो ये अपने आप में रोचक बात है। 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक है। 12 राज्य। तमिलनाडु के पद्मराजन ने 239वीं बार अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। चलिए, ये भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। पद्मराजन अपने 36 साल के पॉलिटिकल करियर में 238 बार चुनाव हार चुके हैं, इस बार 239वीं बार लड़ रहे हैं। तो वाकई बहुत ही रोचक है, और आप इसे एक नजरिए से अगर देखें तो लोकतंत्र की ये भी एक खूबसूरती है। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।